हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 19 फरवरी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज 19 फरवरी के दिन चर्चा में रहने वाले टॉपिक कौन कौन से होंगे। एक तो देखिएगा कि जैसे जो दिल्ली में एक पॉल्यूशन को प्रॉब्लम को लेकर है, पॉल्यूशन दिल्ली पॉल्यूशन जो चलता है, वहाँ इतना प्रदूषण हो जाता है कि जो दिल्ली में यमुना और गंगा के बीच में जो संगम स्थल है, उन दोनों संगम के लेकर जहाँ जिसको प्रयागराज स्थित पता है, तो यहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है जिसको सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कहीं ना कहीं वर्तमान में लेकर एक यहाँ से जो रिपोर्ट दी गई, रिपोर्ट को लेकर कहाँ पहुँचा दिए, एनजीटी के पास भेज दिए। तो देखिएगा इसको। तो आज के जो टॉपिक हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक, तो उनमें से एक टॉपिक है कि जहरीला कचरा अब भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या है, ये वही दिल्ली वाले में घटना है कि दिल्ली की घटना को लेकर कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में इसकी चर्चा को लेकर कहीं ना कहीं घेरे में बन जाती है। और इसकी चर्चा इतनी हो जाती है कि जो सांसद है, सांसद में जो वार्ता चलती है, सांसद के सत्र में भी इसकी भांसबाजी चलने लगती है। ये दिल्ली अब जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है कि ये टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव यानी कि और पॉलिसी मेकर बॉडी है ये। और इसके द्वारा जो यहाँ की रिपोर्ट यहाँ एग्जामिन करके कहाँ भेज दिए गए, एनजीटी के पास भेज दिए गए। अब एनजीटी ऐसे मुकदमे की जो सुनवाई करता है ना, तो 90 दिन के भीतर उनकी सुनवाई कर सकता है इन मामलों की, तो एनजीटी के पास भेज देगा। तो यहाँ चला जाएगा एनजीटी के पास। और अगला आर्टिकल है कि ज्ञानदेव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे। तो ये क्या है कि वर्तमान में ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रकार से वर्डिक्ट जो सुनाया गया था, कि जितने भी वर्डिक्ट सुनाए गए थे, उस वर्डिक्ट के माध्यम से देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि जिसमें सीजीआई होना चाहिए, सीजीआई भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, और अपोजिशन ऑफ लोकसभा स्पीकर भी होना चाहिए। तो वर्तमान में जो सरकार अभी काम की ना, कि 19 फरवरी को इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई, तो इसको लेकर क्या हुआ कि जो वर्तमान सरकार है, तो इसमें जो नियुक्ति प्रोसेस है, तो पता है जो चयन सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी के जो मेंबर स्ट्रक्चर है, तो उसमें तो एक तो पीएम रहेंगे, पीएम के बाद होम मिनिस्टर रहेंगे, और अपोजिशन ऑफ लोकसभा रहेंगे राहुल गांधी। हालांकि ये भी जैसे जब इनकी नियुक्ति की प्रोसेस जब चलती, तो नियुक्ति की प्रोसेस को लेकर कहीं ना कहीं सवाल ऐसे उठने लगते कि चुनाव आयोग की जो सर्च प्रोसेस है, सर्च कमेटी है, उसको कटघरे में ले जाकर खड़ी कर देता है। अब यही जैसे जब कटघरे में ले जाकर जब खड़ी कर देता, तो ये कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखिएगा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 14 में, और आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 15 में 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की इंडिया के मतलब कि इलेक्शन कमीशन कराने वाले कहीं स्वतंत्र मतलब ट्रांसपेरेंसी बॉडी होना चाहिए ना, और ऑटोनोमस बॉडी स्वतंत्र बॉडी होना चाहिए इसको। तो इसकी स्वतंत्रता को लेकर तब से विवाद चल रहा है कि जब 1989 में 16 अक्टूबर 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते, राजीव गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है कि पहले एक सदस्य ही चला रहा था 1950 से 1989 तक। 16 अक्टूबर 1989 को क्या कर दिया जाता कि इसको तीन सदस्यीय निकाय बना दिया जाता। हालांकि संविधान में इसमें एक चैलेंजेस ये है कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सदस्य मेंबर कितने होंगे। इसीलिए इसमें जो बताया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा, तो उसमें 3 सदस्य बना दिए गए। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके जो मेंबर होंगे, उनके स्ट्रक्चर मेंबर होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब प्रेसिडेंट के ऊपर जैसे डिपेंड करता, मतलब संविधान कहीं ना कहीं वहाँ पर जाकर क्या हो जाता, मौन हो जाता, सुन्न हो जाता, ये चलता है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं अब जब इस प्रकार की जब प्रोसेस हो जाती ना, तो कहीं लोकतंत्र के सामने डेमोक्रेटिक जितनी भी, तो इसीलिए तो देखिएगा कि हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान इंडिया में जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो आता है, तो इंडिया का शायद जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स में जो इंडिया का स्थान आता है, 100 के ऊपर आता। अभी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता तो पता है कितना है, 1996 से शायद, जो कि इसके पहले 1993, मतलब इंडिया में करप्शन परसेप्शन बढ़ता ही जाता।
तो वो तो कल के करंट अफेयर में हम लोग देखेगा। तो ये था उसमें ज्ञानदेव। आज जो ज्ञानदेव के बारे में है कि जैसे इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है, तो मैं सभी को रिकमेंडेशन करूँगा कि हमें क्या है, कहीं ना कहीं 10 मिनट का आकाशवाणी सुनना चाहिए, राइट। और ये तो है कि MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा की हर प्रत्येक पत्ती पर लगेंगे 150 रुपये। तो ठीक है, ये कैसे होगा। हालांकि इस बार का जो MPPSC का पेपर रहा, तो उसमें जितने भी करेंट अफेयर रहा, तो जो एग्ज़ाम PDF है ना, एग्ज़ाम PDF से मैं पढ़ के गया था, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। एक वो जो 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें किसी में था ही नहीं। हालांकि उसमें थोड़ा यदि लॉजिक से लगाया जाए तो सही हो जाता। तो मैं ऐसे किया था कि उसमें पूछा था कि निम्नलिखित कौन से राज्य में 5% से कम वनों की उपलब्धि पाई जाती है, उपलब्ध है। तो उसमें मैं तो ऐसे उसमें लॉजिक लगाया था कि जैसे कि उसमें है कि सर्वाधिक फॉरेस्ट में वृद्धि करने वाले राज्य का नाम है, तो भिंड था और मुरैना। तो जहाँ कमी होगी वही तो वृद्धि करेगा, तो इसीलिए मैं उसमें लगा के आया था ये। हालांकि और जैसे 2020, 2021, 2017 तक का करंट अफेयर पूछा था। तो इस बार करंट अफेयर का जो लेवल था ना, और इकोनॉमिक सर्वे देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे और GS के जितने भी पोर्शन है GS वाले, उसको रिवीजन करके जाओ तो कन्फ्यूजन नहीं होता, राइट। और अगला आर्टिकल देखिएगा कि हमारे अगले आर्टिकल में ये जो अगला आर्टिकल है कि इसको थोड़ा सा देखिएगा कि जो बताया गया कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी इज की टू ए बिग पुश के रूप में काम करेगा। तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी के बारे में देखिएगा कि इंडिया में जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। तो इंडिया का जितना भी वर्ल्ड ट्रेड में जो पोजीशन रहती है, तो वर्ल्ड ट्रेड के पोजीशन में देखा जाए तो टोटल एक्सपोर्ट करने में सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है, जिसके माध्यम से BOT क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। एक होता BOT, दूसरा होता BOP। तो BOP दोनों में बैलेंस हो जाता। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे जब रहता है तो फर्दर इसको डिवीजन कर दिया जाएगा, मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल में। जैसे टेंजिबल अब इसमें अलग कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट वाला जितने की घटना होगी, इसमें अब कैपिटल अकाउंट अलग हो जाएगा यहाँ, और करेंट अकाउंट अलग हो जाएगा। करेंट अकाउंट को फर्दर डिवीजन करेंगे टेंजिबल इंटेंजिबल। जितने भी टेंजिबल मतलब गुड्स का, जितने भी द्रव्य गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उसको बोला जाता है BOT। जबकि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जो दोनों को कंबाइन रूप से क्या बोला जाता है, BOP। तो दोनों इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया का सर्विस सेक्टर का ही योगदान है। एक टर्म सुना होगा आप लोग जिसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जितने भी स्किलफुल पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो जाता है, मतलब पलायन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर जो ये द इकोनॉमिक्स टाइम में जो पब्लिश किया गया आर्टिकल, तो इसमें देखिएगा कि मतलब कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी लाना चाहिए। इसमें देखा जाए जैसे मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल के बारे में, और जैसे MP का देखा जाए तो MP में जो एक्सपोर्ट करने वाले स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जैसे इंदौर हो जाएगा पहला, सेकंड नंबर का धार हो जाएगा, थर्ड नंबर का रायसेन हो जाएगा। इनमें से जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने में किस प्रोडक्ट का नाम आएगा, पहला आ जाएगा फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन वाला। तो यदि एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी ला दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का बहुत फास्ट रूप से सुधर सकता, राइट। तो ये था आर्टिकल। आइए कि श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश। तो देखिएगा कि 2023-24 में 23-24 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया दूध के प्रोडक्शन और सब्जी के प्रोडक्शन करने में इंडिया के स्थान फर्स्ट पर आता है। यही तो इस बार MPPSC भी 16 फरवरी को पूछा था। और इस फर्स्ट में जब इंडिया का जाता, यदि स्टेट के बारे में देखा जाए तो पहले में आ जाएगा इसमें UP, सेकंड नंबर का राजस्थान और थर्ड नंबर का MP आ जाएगा। तो ये है। हालांकि प्रति व्यक्ति पर पर्सन में मतलब कि दूध मिल्क की अवेलेबिलिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा 644 यहाँ, जबकि यहाँ 446 ऐसे कुछ उपलब्धता है। तो इसको आप लोग देखिएगा। जो श्वेत क्रांति के बारे में है कि श्वेत क्रांति जैसे चलता है ना ब्रांड जिसका नाम है अमूल। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी उसमें आया था कि जैसे एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी में बिग पुश के रूप में काम करेगा।
तो कहीं न कहीं उसमें देखा जाए तो जैसे फूड प्रोसेसिंग वाली यूनिट जितनी हैं, दूध उत्पादन में निरंतर वृद्धि मध्य प्रदेश की, तो क्या है, दूध उत्पादन और उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर पर बनी पहचान है। यहाँ के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में प्रदेश का देश में छठा स्थान है। डेयरी उद्योग के विकास के प्रोत्साहन कर रही है, तो डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहें, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए, इस्टाब्लिशमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लोन लेकर आगे बढ़ना चाहिए, राइट। और इसके बाद ये एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी के बाद यहाँ है ये अगला कि इरोडिंग फेडरलिज्म। द हिंदू में जो पब्लिश डाटा किया गया है, तो जिसको बोला जाता है कि सेंट्रल फंडिंग फॉर स्टेट इन एजुकेशन शुड बी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें ये बात आएगा कि जो सेंटर गवर्नमेंट है ना, तो सेंटर गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो इरोडिंग फेडरलिज्म के बारे में जो स्ट्रक्चर है, तो इसको ऐसा देखिएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रैक्टिकली रूप देने वाला पहले स्टेट का नाम था कर्नाटक, शायद 6 से 7 अगस्त 2021, और इंडिया का स्थान आता उसमें 26 अगस्त 2021। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कहीं ना कहीं संघवाद को कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म करने होता जा रहा है। जैसे कि जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा जाए, जैसे मणिपुर में जो प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, तो जब वो मणिपुर में जो वर्तमान में जो पार्टी थी, सरकार थी, तो किसकी थी? बीजेपी की। अब बीजेपी की जैसे सरकार थी, सेंटर में है बीजेपी की सरकार थी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार गवर्नमेंट अभी तक मतलब 21 महीने बाद क्यों ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दे? उस समय लागू कर देती थी, आज 400 से 500 लोगों की जान चली गई, और कम से कम 4 से 5 हज़ार 50,000 मुझे लगता है कम से कम लोग विस्थापित हुए होंगे यहाँ। तो इसमें यह था कि यहाँ पास जिसको बोला जाता है कि अब विपक्षी के द्वारा, यहाँ कांग्रेस को, यहाँ विपक्षी कौन है? अपोजिशन में कांग्रेस है, तो कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए तैयारी चली रही थी। तो जब इनको लगा, सत्ता वर्तमान गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारी सरकार गिरने ही वाली है, तब ये क्या कि यहाँ से इस्तीफा दे दे तुरंत। यहाँ सरकार क्या कर दी? तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जब सरकार भी रहती ना, तो वहीं ध्यान देती जहाँ उसका अपने हित में काम रहता। बाकी किसी की जान जाती, कितनी भी मतलब मीडिया में दिखाया गया 21 महीनों से, तो कुछ भी उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और अगला आर्टिकल है कि ग्लोबल एआई समिट के बारे में देखिएगा कि ग्लोबल एआई समिट की स्टार्ट इसकी कब से हुई थी? इसकी स्टार्ट पॉइंट हुई थी 2023 से। 2023 के जो ग्लोबल एआई समिट हुई थी, कहाँ हुई थी? यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। जबकि 2024 का जो ग्लोबल एआई समिट हुई थी, कहाँ हुई थी? साउथ कोरिया में हुई थी। और 2025 में जो ग्लोबल समिट हुई, कहाँ हुई? ये हुई पेरिस, फ्रांस में। अब पेरिस, फ्रांस में 2 दिवसीय एआई समिट के बाद देखा जाए तो ये घोषणा पत्र पर अमेरिका ब्रिटेन ने क्या है, कहीं ना कहीं दस्तखत तो करना मना ही कर दिए। जो यहाँ पास जो समिट हुई थी 2023 में, इसको बोला जाता है एआई बेलेचली घोषणा। बेलेचली घोषणा का रिलेटेड किससे है? बेलेचली डिक्लेरेशन का संबंध तो एआई से ही है। अब एआई में देखा जाए तो जैसे एक इंद्रजाल एंटी ड्रोन है ना, एंटी ड्रोन इंद्रजाल कहीं ना कहीं इंडिया का है, बनाया द्वारा। और जैसे रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इंडिया में एक बनाया जिसको बोला जाता है एआई हनुमान बनाया गया है। और जबकि बहुभाषणी और अनुवादनी 2 टाइप के और इंडिया में एआई बने हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। और इंडिया का एक जिसका नाम है इंडिया का चैट जीपीटी, जिसका नाम है लेक्सी, वेलोसिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसका शायद डेवलपमेंट किया गया, मुझे परफेक्ट नहीं है लेकिन उसका नाम तो लेक्सी परफेक्ट है। और जो एआई से संबंधित एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। और एआई को एक प्रदर्शन करने के लिए अलग से इस बार अभी जो 16 फरवरी को जो प्री में क्वेश्चन आया था, हालांकि पहले मैं यही लगाया था लेकिन बाद में ऑप्शन चेंज कर दिया, इसको बोला था फाइल प्रोग्राम, ऐसे कुछ फील्ड प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये एआई के बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके सामने एआई से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी कंट्री हैं, तो उन कंट्री के सामने कहीं ना कहीं जितने भी चैलेंजेस हैं, तो पहला चैलेंजेस आता कि लोगों को स्किल को रिप्लेसमेंट कर रहा है ना, और दूसरी बात इसमें इमोशनल लगाव नहीं होता।
और क्या है, कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से देखा जाए तो इसका उन एरिया में बेहतर रूप से इसका यूटिलिटी किया जा सकता है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज के रूप के फील्ड में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और जो इंडिया में देखा जाए तो विलुप्त जितने भी एक्सटेंट प्रजातियां हैं जीव जंतु को, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए किया जाना चाहिए। और अभी देखे होंगे कि जो एग्ज़ाम हो रहे थे, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ भी तो एआई का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी कल की बात है 18 फरवरी की। 18 फरवरी को क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत के केरल स्टेट है, तो केरल के द्वारा पता क्या किया गया, केरल के द्वारा कहीं ना कहीं क्या किया गया था कि 9th और 10th के जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ एआई टूल के माध्यम से उनका एग्जामिन करने के लिए उपयोग किया गया एआई के माध्यम से। अब एआई, जबकि एमपी में एआई के बारे में याद रखिएगा कि एक लेबोरेटरी बनी है तो महू में बनी है, और जिसका एमपी में एआई के बारे में है, एमपी का एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक एआई का निर्माण जिसका है जस्ट, क्या नाम है, जस्ट। अब जस्ट का मतलब उसका ये था कि जितने भी युवा पीढ़ी है, तो वर्तमान में युवा पीढ़ी में क्या है, जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो वो था एमपी जस्ट के बारे में। और यह है कि बढ़ानी होगी सरकारी खर्च की गुणवत्ता, तो लेखक का नाम है आदित्य सिन्हा। तो ये कौन से खर्चे की बात करें तो देखिएगा, ये जितने भी इंडिया में खर्च की बात हो रही है तो खर्च के बारे में देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 2024-25 का भी बजट रखा गया, तो उनमें देखा जाए तो टोटल जो बजट रखा गया और टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो रेवेन्यू जहाँ तक मुझे पता है कि 49 लाख करोड़ का रुपए इसमें रहा एक्सपेंडिचर, सॉरी इतना रहा रेवेन्यू इसमें गेट करने में रेवेन्यू का रहा, जबकि 64.88 लाख करोड़ का रुपए बजट में प्रावधान किए गए थे। तो दोनों के बीच में जो अंतर है उसी को तो बोला जाता है फिजिकल डिफिसिट। अब फिजिकल डिफिसिट के बारे में ये है कि वर्तमान में देखा जाए तो शायद 4.5 हो गया, जबकि 2024 में कितना था, ये 6.5 के आसपास था। तो ये गवर्नमेंट को क्या बढ़ाना चाहिए कि एक मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस सिस्टम चलता है, प्रीवियस सिस्टम के साथ साथ दूसरा चलता है जिसको बोला जाता है वेलफेयर स्कीम, तो दोनों अलग अलग है एक ही है, तो देखिएगा दोनों अलग अलग है। जो प्री वेज सिस्टम चलता तो प्री वेज जो सिस्टम चलता और वेलफेयर स्कीम के बारे में, वेलफेयर स्कीम जो चलती, तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो कि लोगों की मतलब कि बेसिक फंडामेंटल राइट को, बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करते हो, जैसे एजुकेशन, स्वच्छता और कौशल, स्किल, एजुकेशन, खान पान, रहन सहन, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जबकि ये जो प्रीवियस सिस्टम है ना कहीं टेम्परेरी रूप में देखा जाए तो लोगों को लुभा करके केवल पॉलिटिकल एजेंडा को ही, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। अब इसका इफेक्ट पता है क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि इसमें फिजिकल डिफिसिट घटेगा ना। वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट जो एमपी में है तो इसका पूरा खजाना खाली है, इसीलिए वैकेंसी बहुत कम आती और लोगों को इतना प्रभार देखे रखा अधिकारी लेवल पे कि एक अधिकारी को 5 से 6 डिपार्टमेंट का प्रभार दे के रखते हैं, तो इसीलिए वैकेंसी कम आती है। जैसे एमपी में देखा जाए तो एसडीएम जो रहते, डिप्टी कलेक्टर की टोटल पोस्ट कितनी है, तो 800 है, जबकि खाली कितनी है, 200, आती कितनी है, 10 थी। तो प्रीवियस सिस्टम में दोनों में बहुत अंतर, तो अलग अलग पार्टी मिलकर कहीं ना कहीं इसको प्रीवियस सिस्टम को लेकर लोग लुभाने, इसमें क्या रहेगा, फ्री में बिजली देना शुरू, दिल्ली में फ्री में बिजली देने के लिए क्या ज़रूरत है, जो कि दिल्ली में देखा जाए तो 1,67,66,00,000 टोटल जनसंख्या है, कहाँ, दिल्ली में। वो तो अभी की बता रहा हूँ 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, वर्तमान में देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा होगी, सॉरी 2 करोड़ से ज़्यादा होगी दिल्ली में। तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का देखा जाए तो और ज़्यादा होगी शायद, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए, जो राइटर का नाम है आदित्य सिन्हा, तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जिसको बोला जाता है वेलफेयर के माध्यम से। जैसे सरकार मनरेगा में जो काम करे मनरेगा कर दे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे,
और दूसरा इसमें ये भी रहता है कि जब गवर्नमेंट ये करती है ना तो कहीं ना कहीं महिलाओं को स्किल देना शुरू करे ताकि लोग उसके कहीं ना कहीं इस जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जैसे कि लाडली बहना योजना, इससे क्या होगा, कुछ नहीं, वर्तमान में सरकार चुनाव जीतेगी, चुनाव जीत गई, अब क्या होगा कि जब तक अभी फंड चलेगा देगी, इसके बाद बंद हो जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम में देना चाहिए, ना कि वहाँ फ्री में। सिस्टम फ्री में कब तक चलेगा, फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम पर, वेलफेयर स्कीम पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिसके द्वारा कहीं ना कहीं इंडिया में उसके माध्यम से कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो, कहीं ना कुछ उत्पादन का हो, ताकि प्रीवियस सिस्टम के माध्यम से वो ना बढ़ सके जिसका नाम बढ़ जाता फिजिकल डिफिसिट, राइट। इसको देखिएगा। और आज के ये हमारा चैप्टर था कि बस इतना ही डाटा, जो अभी तक मैं बोला वही है। अब ये है कि साझेदारी हुई मजबूती, तो अब ये इनका नाम है अवधेश कुमार। तो दोनों के बीच जिसको बोला जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, दोनों के बीच में जो वार्ता चली वो है। और चुनाव आयुक्तों के चयन से जुड़ी चिंताएं, तो ये कहीं ना कहीं जो टीएन सेशन के बाद जैसे रहा, तो टीएन सेशन के बारे में देखा जाए तो जो टीएन सेशन रहे, तो टीएन सेशन के द्वारा फोटो युक्त जो पहचान पत्र आया 1991 या 1992 के आसपास, इन्हीं के द्वारा जो टीएन सेशन है ना, तो पता है टीएन सेशन हिंदुस्तान में एक ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि अपना भारत के इतिहास में नाम रोशन करके चलेगा, इतना ट्रांसपेरेंसी काम किए। और इनके बाद मतलब जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट किए गए, सभी के जितने भी इलेक्शन कमीशन आयुक्त कमिश्नर हैं, तो सभी को अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में ले जाकर खड़े ही कर देती, विवाद खड़े हो जाता। कब? 1992 के बाद, क्योंकि सरकार यहाँ अपने 20 के लोगों को यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा देती। तो ये रहता है। पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जैसे रिमूव करने के लिए किस आधारों पर रिमूव किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस की तरह ही हटाया जा सकता है, राइट। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट। और ये भी था जो न्यू एजुकेशन, जिनका नाम है सुखदेव थोराट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रावधानों को अमल में लाने के लिए क्या किया गया कि यूजीसी के द्वारा कहीं ना कहीं जितने भी हायर एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन जो सिस्टम है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या हो जाता, कहीं ना कहीं के देखा जाए तो, जैसे देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर और आईएम इंदौर, और आईएम इंदौर के बाद जैसे भुवनेश्वर होगा। यहाँ देखा जाए तो एससी एसटी और ओबीसी तीनों को पदों स्टाफ को लेकर देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं इनकी क्या है, स्टाफ कमी है। जब स्टाफ कमी है तो एजुकेशन में कैसे इतना अच्छा क्वालिफिकेशन, इतना क्वालिटी युक्त एजुकेशन होगा, क्योंकि जब तक स्टाफ नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो कैसे काम हो सकता। तो इसीलिए अब क्या है कि यूजीसी के द्वारा जो अभी नया फ्रेमवर्क रूल बनाया जाएगा कि अभी तक जिसको बोला जाता है स्कोर परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही प्रमोशन किया जाता था, तो मुझे तो लगता है कि ये तो हटाना चाहिए, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।